अब बात करते हैं आगे। चलो अब हम बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जो आज हम पढ़ रहे थे। अभी तक मैंने जो आपके साथ बात करी थी कि टॉट क्या है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय टॉट। ठीक है, अब बात करते हैं टॉट की। आई होप आपको सिंपल लैंग्वेज में टॉट का मीनिंग क्लियर है कि टॉट क्या है। टॉट एक सिविल रॉन्ग है। अब सिविल रॉन्ग क्या होता है? रेड लाइट क्रॉस किया है, किसी का इंसल्ट करना है, किसी के साथ एक मिसहैपनिंग हो जाती है, ठीक है, आप लाउड म्यूजिक चलाते हैं, सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर एक्चुअली डिस्टर्बिंग द पीस ऑफ अ सोसाइटी इज कंसिडर्ड एज ए लॉ ऑफ टॉट और कंसिडर्ड एज ए सिविल लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ टॉट। अब बात करते हैं इस टर्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। लैटिन टर्म, ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है बच्चे? लैटिन टर्म। लैटिन टर्म कौन सी है वो? टॉटम। ठीक है, लैटिन टर्म क्या है? टॉटम। The word taught has been derived from a Latin term which is known as totum। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो सीलिंग फैन कितने वाला नहीं होगा। सबसे पहले जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? इस वर्ड के ऊपर। कौन सा वर्ड है ये? टॉटम। डायरेक्टली पूछा जाता है। अगर आप एग्जाम्स देखते हैं, क्लैट में देखिए, अगर हम पैराग्राफ वाइज जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, उस पूरे पैराग्राफ में आपके पास एक समरी दी होती है। ठीक है, ऐसा एक्टिविटी हुआ, ऐसा ऑफेंस हुआ, अब ये कौन सा ऑफेंस है और इस ऑफेंस के लिए आपको किस तरीके का रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो जब आप बच्चे क्लैट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो क्लैट में क्या है? सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला चेंज हुआ है पैराग्राफ्स के, आप उसमें देखेंगे कि पैराग्राफ्स में हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर में लॉ बताया गया है, प्रोविज़न बताए गए हैं और उसके ऊपर हमारे पास इलस्ट्रेशन आती है। तो जब भी आप प्रिपरेशन करें, एक चीज़ का ध्यान रखें, बिफोर कमिंग टू द डायरेक्ट पैराग्राफ, आपको अगर इस टॉटम का मीनिंग ही नहीं पता है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दैट पैराग्राफ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? टॉटम का मीनिंग पता लग गया, सिविल रॉन्ग का मीनिंग पता लग गया, कितने तरीके के सिविल रॉन्ग है ये पता लग गया। ठीक है, आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टली पूछा जाता है फ्रॉम विच टर्म द वर्ड टॉट हैज़ बीन डिराइव्ड। तो आंसर इज द वर्ड टॉट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन टर्म विच इज नोन एज टॉटम। ठीक है, एक टर्म और है, आप इसको नोट डाउन भी कर लेना, मेरे बताने के बाद इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उबी, जस, ईबी, रेमेडियम। बच्चे ये लैटिन टर्म है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो वर्ड टॉट है, जो हमारा पूरा सब्जेक्ट है टॉट, ये कहाँ से लिया गया है? इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ये कंसेप्ट जो है ना हमारा, ये जो हमारा लीगल मैगज़िम का कंसेप्ट है, इस मैगज़िम से आया है। इस मैगज़िम का मतलब क्या है? where there is a right there is a remedy। बच्चे टॉट कहता है कि अगर आपके पास कोई रेमेडी है, ठीक है, अगर इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ रेमेडी इन योर हैंड, ठीक है, आपके साथ जो भी ऑफेंस हुआ है, अगर आप ये कहते हैं कि उस ऑफेंस के रिटर्न में आपको कुछ रेमेडी मिल सकती है, आपको जो कोर्ट है कुछ रेमेडी देता है, देन ओनली यू कैन से, तभी आप उस डैमेज के लिए कोर्ट में जाके कंपनसेशन मांग सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल बताया, मेरे फ्रेंड के ऊपर सीलिंग फैन गिर गया, डैमेज हुआ है,
इंजरी हुई है, अब उस इंजरी के लिए क्या हो सकता है, एक इंडिविजुअल कंपनसेशन मांग सकता है। इंजरी दिख रही है ना आपको, वो फिजिकल ऐसी इंजरी है जिससे किसी का लॉस हुआ है, उसे ज़्यादा डैमेज भी हो सकता था, एंड दैट डैमेज इज एक्चुअली, अगर उसे एक्चुअल में हम क्या कहें, उस डैमेज के अगेंस्ट अगर हमें रेमेडी अवेलेबल है तभी आप क्लेम करोगे, अदरवाइज टॉर्ट में आपको जो भी रिमेनिंग डैमेजेस होते हैं आप उनके लिए कंपनसेशन नहीं मांग सकते। सो द वर्ड्स टॉर्ट और द सब्जेक्ट टॉर्ट हैज़ बीन बेस्ड ऑन दिस बेसिक कंसेप्ट। क्या है वो बेसिक कंसेप्ट? उबी जस्ट इबी रेमेडियम, वेयर देर इज़ अ राइट देर इज़ अ रेमेडी। अगर कोई आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, ओनली देन यू कैन क्लेम डैमेज। इसको थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं। मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, ठीक है, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है इंग्लिश का, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। 6 महीने तो दबादब खूब बच्चे आए, खूब पैसे कमाए मैंने। उसके बाद क्या हुआ, मेरे फ्रेंड ने देखा कि वो बहुत पैसे कमा रही, तो इन रिटर्न इन कंपटीशन मेरे फ्रेंड ने भी ठीक मेरी गली में ही, मेरे घर इंस्टीट्यूट के सामने एक नया इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब रीज़न क्या हुआ, जितने भी बच्चे अब मेरे पास आते थे विद न्यू टेक्निक, वो सारे बच्चे क्या चले गए, मेरे फ्रेंड के पास चले गए, ठीक है। सो रीज़न क्या हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी फाइनेंशियल इनकम बहुत कम हो चुकी थी, क्योंकि वो सारे पैसे अब जो मेरे पास आने चाहिए थे वो कहाँ जाते थे, मेरे फ्रेंड के पास, ठीक है। सो मैं कोर्ट में गई ये कंपनसेशन मांगने के लिए कि देखिए मेरे फ्रेंड ने मेरे ही इंस्टीट्यूट के सामने क्या करा है, एक अपोजिट में सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया है। देन आपको क्या लगता है, इस चीज़ में रेमेडी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। कोर्ट क्या कहते हैं, क्या आपका कोई राइट वायलेट हो रहा है? इज देयर एनी वायलेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ अ लीगल राइट? यू विल से नो। अगर कोई वायलेशन नहीं हो रहा है लीगल राइट का, देन गाइज यू कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन, ओके। जब तक आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं होगा बच्चे, तब तक आप कंपनसेशन नहीं मांग सकते, ठीक है। इस टर्म को 1 मिनट के लिए नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं, जस्ट नोट इट डाउन गाइस। ठीक है बच्चे, आई होप नोट कर लिया आपने, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब हमारे वापस से, एंट्रेंस एग्ज़ाम की हम बात कर रहे थे, ठीक है। सब्जेक्ट की बात हो गई, टॉर्च की, एग्ज़ाम्स की बात हो गई हमारी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब मैं आपको कुछ टर्म्स के मीनिंग बताना चाहती हूँ बिफोर स्टार्टिंग द फर्दर सब्जेक्ट, ठीक है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं बेटा, अगर आपको वो पता होंगे तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। वो वर्ड्स कैसे हैं? कोडिफाइड लॉज। कोडिफाइड लॉज क्या होते हैं? कोडिफाइड लॉज बच्चे मैं इसलिए आपको अभी बता रही हूँ क्योंकि जब हम आगे टॉर्ट्स पढ़ेंगे ना तो उसमें एक टर्म आते हैं, ठीक है। टॉर्ट इज़ अ नॉट कोडिफाइड और अ कोडिफाइड, तो वो कैसे होगा उसका मीनिंग अभी देख लेते हैं। कोडिफाइड का बेसिकली मीनिंग होता है बच्चे ऐसा लॉ जो हमने एक बुक में, एक स्टैट्यूट में कन्वर्ट करके रखा है, ठीक है। जैसे इंडियन पीनल कोड आप देखेंगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे, तो ये सब क्या है, एक तरीके के बेयर एक्ट हैं, स्टैट्यूट्स हैं। एक इनके लिए प्रॉपर क्या बना हुआ है, एक हमारे पास प्रॉपर एक स्टैट्यूट्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पास टॉर्ट के लिए एज सच कोई कोडिफाइड स्टैट्यूट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कोडिफाइड मीन्स अ स्टैट्यूट, अ रिटन स्टैट्यूट, एक रिटन फॉर्म में है आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है प्लेंटिफ। जो बच्चे फर्स्ट टाइम लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बार ही टर्म आएगा प्लेंटिफ, ठीक है। तो प्लेंटिफ का बच्चा मीनिंग होता है अ पर्सन हु फाइल्स द केस। मेरे फ्रेंड के ऊपर सीलिंग फैन गिरा था, हम लोग कोर्ट में केस फाइल करने गए, तो हम लोग क्या हुए, प्लेंटिफ। जो इंडिविजुअल केस फाइल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लेंटिफ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, जो इंडिविजुअल केस फाइल करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं
प्लेंटिव। यहाँ तक क्लियर है? इन टर्म्स को याद रखना। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, स्पेशली जब हम +2 के बाद बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम इन बेसिक टर्म्स को याद करना भूल जाते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को क्लियर रखिए, जो बहुत छोटी छोटी टर्म्स होंगी। एंड मेक श्योर वन थिंग, वट एवर आई एम मैंशनिंग इन माई स्लाइड्स, वो स्लाइड्स सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं है, वो स्लाइड ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप मेरी एक स्लाइड को भी मिस ना करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, ठीक है। प्लेंटिव का मीनिंग क्या हो गया? जिसके सर के ऊपर फैन गिरा था वो कोर्ट में पहुंच गया है, वो क्या है? प्लेंटिव। डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कौन है? पर्सन अगेंस्ट होम केस इज फाइल्ड। जिसके अगेंस्ट हम केस फाइल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिफेंडेंट, ठीक है। जिसके अगेंस्ट हम केस फाइल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिफेंडेंट। नेक्स्ट है वर्ड ओमिशन। यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने ओमिशन यहाँ पे क्यों लिखा है। ओमिशन का मीनिंग होता है बच्चे, जब आपको कोई ड्यूटी मिली हुई है करने के लिए, ठीक है, मुझे एक काम मिला है करने के लिए लेकिन आई एम नॉट परफॉर्मिंग दैट एक्ट, ठीक है। आप एक होटल में जॉब करते हैं, आपका काम क्या है? उस होटल की पूरी मेंटेनेंस को देखना, वहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर्स की जो भी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करना। लेकिन आप जब अपनी ड्यूटी फुलफ़िल नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओमिशन। या दूसरा टर्म, अगर आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से फेल हो जाते हो तब भी हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं ओमिशन। मीन्स फेलियर और डिनाई। या तो आप अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए फेल हो चुके हो या आप अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए मना कर देते हो, इस चीज़ को हम कहते हैं ओमिशन। ओमिशन वर्ड यहाँ पे इसलिए आया है कि जब आप टॉर्ट्स पढ़ेंगे या लॉ पढ़ते हैं उसमें बहुत जगह ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल को इसलिए भी पनिश किया जाता है क्योंकि वो इंडिविजुअल अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर पाता या वो अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने से फेल हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं ओमिशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? कोडिफाइड लॉज हो गए, प्लेंटिव जो केस फाइल करता है, डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट फाइल किया जाता है, ओमिशन जब आप अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने से भागते हो, ठीक है। जब आप अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने से भागते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं ओमिशन। चलो अब बात करते हैं टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग, जो हमने 31 दिसंबर को पार्टी करी थी। अब उस 31 दिसंबर की पार्टी को हम कहाँ पे लेके आए हैं? अपनी बुक में लेके आ गए हैं, ठीक है। टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग। टॉर्ट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग क्या होता है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इन डेफिनेशंस के साथ साथ कि आपके इन डेफिनेशंस में से हम एग्ज़ाम में से क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। मेन फोकस अगर आप LLM के बेसिस पे, PhD के बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो आप इस स्लाइड में अब ये चीज़ देखिए कि इसी टॉर्ट की डेफिनेशन में से हम क्वेश्चंस कहाँ से निकालते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। द सिविल रॉन्ग मीन्स दैट एनी रॉन्ग डन बाय सिटीजन और पर्सन हु मे बी unintentional which results to damage such as death, personal injury, property damages, nervous shock और any consequential loss। सिविल रॉन्ग का मीन्स होता है कोई भी इस तरीके का गलत काम, किसी भी तरीके का गलत काम जो क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विच रिजल्ट्स टू, किस तरीके के डैमेज होते हैं, विच रिजल्ट्स टू डैमेज सच एज डेथ हो गई है, पर्सनल इंजरी हो गई है, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है, नर्वस शॉक और एनी कॉन्सिक्वेंशियल। बच्चे प्रॉपर्टी डैमेज कैसे होती है? ठीक है, क्वेश्चन इज प्रॉपर्टी, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। प्रॉपर्टी कैसे डैमेज हो रही है? सपोज मैं अपने फ्रेंड के घर पे गई, ठीक है, मैंने उसकी परमिशन के बिना उसकी चीज़ों को यूज़ करा या उसमें कोई भी हार्म पहुँचा है, इसे हम प्रॉपर्टी डैमेज का नाम देते हैं, ठीक है। जब हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे आपको एक वर्ड पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम एक टर्म पढ़ते हैं बच्चे, दैट इज ट्रेसपास।
जब भी हम किसी की प्रॉपर्टी में रॉन्गफुली एंटर करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी की प्रॉपर्टी में कैसे एंटर करते हैं, रॉन्गफुली एंटर करते हैं, उसकी परमिशन के बिना एंटर करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेसपास। और आपकी किसी भी ऐसी एक्टिविटी से अगर किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा है तो उसको हम बोलेंगे ट्रेसपास। आपने कोई भी सिविल रॉन्ग किया, किसी भी तरीके का सिविल रॉन्ग किया, उसको हमने क्या नाम दिया, ट्रेसपास। नेक्स्ट मैंने बात करी नर्वस शॉक। देखो 31 दिसंबर तो हो गया, अब बात आती है 1 अप्रैल की। बहुत मज़ा आता है ना हम लोग को अप्रैल फूल बनाने का, लोगों को। सेम थिंग हैपन, जिसको हम नाम देते हैं नर्वस शॉक। व्हाट इज़ नर्वस शॉक? मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड को एक बहुत ही अच्छा जोक मारा कि कैसा है कि तुम्हारे फैमिली में से किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है, और वो कोमा में जा चुके हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो आप जाके उनसे मिल लीजिए। ये न्यूज़ सुनते ही मेरे फ्रेंड ने उस चीज़ को एज अ जोक लेने की जगह क्या हुआ, मेरे फ्रेंड को शॉक लगा और इन रिटर्न उसको मेंटल इंजरी हार्म हुई। उसको इन रिटर्न क्या हुआ, मेंटल इंजरी हुई। वो इंडिविजुअल खुद ही शॉक में चला गया मेरे इस तरीके के मजाक से, ठीक है। इस चीज़ को हम बोलते हैं नर्वस शॉक। क्या बोलेंगे हम, नर्वस शॉक। एक और एग्जांपल देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा ट्रैफिक में एक्सीडेंट जब होते हैं, रोड एक्सीडेंट जब होते हैं, एक गाड़ी जा रही थी, ठीक है, 2 मीटर की दूरी पे, 10 मीटर की दूरी पे उस गाड़ी से एक इंडिविजुअल का एक्सीडेंट हो गया। वो इंडिविजुअल ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। और ये सब देखने की वजह से वहीं पे सामने उसके गाड़ी के जस्ट नियर बाय खड़ी हुई वो लड़की जो थी, जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, वो उसके रिलेटिव थी, ठीक है, वो उसके रिलेटिव थी जिसका एक्सीडेंट हुआ। और ये सब देखने के बाद क्या हुआ, उस लड़की को नर्वस शॉक हुआ, वो कोमा में चली गई। क्या हुआ, वो कोमा में चली गई, ठीक है। इस तरीके को हम कहते हैं नर्वस शॉक। आपके इंडिविजुअल के किसी भी तरीके के एक्ट से अगर एक इंडिविजुअल को नर्वस शॉक, उसके मेंटल हार्म हो रहा है, मेंटल इंजरी हो रही है, देन वी कॉल इट मेंटल इंजरी और वी कॉल इट नर्वस शॉक, ठीक है। ये पता लग गया आपको। टॉर्ट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है जो हम पढ़ चुके थे, जो हम 31 दिसंबर की मॉर्निंग से लेकर हमने 1 जनवरी की मॉर्निंग तक रियलाइज़ करा वो सब क्या था, वो था हमारा टॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे फॉर अ सेकेंड कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन है हमारे ये टर्म प्रॉपर्टी, नर्वस शॉक, अनइंटेंशनल, रॉन्ग, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि क्या है टॉर्ट। एक ऐसा एक्ट है, सिविल रॉन्ग है। इन वर्ड्स को आप पढ़ोगे, आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में अगर देखेंगे तो ये वर्ड्स आपको इजीली अवेलेबल होंगे। सो ये क्या है, ये आपके अगर आप देखेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। टॉर्ट के सिविल रॉन्ग में क्या पर्सनल इंजरी आ सकती है, क्या प्रॉपर्टी आ सकता है? यस, डेफिनेटली आ सकता है। आप बहुत ईजिली कॉन्फिडेंटली टिक कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर मैं किसी की प्रॉपर्टी में उसकी परमिशन के बिना एंटर करती हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने उसका सिविल राइट वॉयलेट किया, ठीक है। और जब आप किसी का सिविल राइट वॉयलेट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिविल रॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। सिविल राइट को वॉयलेशन को हम बोलते हैं सिविल रॉन्ग। और ये हमारे बन गए यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो